आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। एनडीएस का न्याय प्रचार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। न्याय जनसभा आप सभी जानते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब समाज में देश में काम कर रही है। न्याय के बिना कोई भी नेतृत्व नेत्रहीन ही कहलाता है और अंधो अंधा ठेलिया सबरे को पड़ंत। नेतृत्व की जरूरत जनता को इसलिए होती है क्योंकि जनता अपने आप से उचित अनुचित सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती, लेकिन उसको अपने हितों की, अपने जरूरतों की अनुभूति और समझ दोनों होती है। तो अपने अपने हितों का चिंतन करना एक अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक हितों का चिंतन करना, सार्वजनिक नियम नीति निर्णय बनाना, ये किसी ज्ञान चक्षु संपन्न, ज्ञान नेत्र संपन्न मनुष्य के द्वारा ही संभव है। राजनीति वास्तव में देश और समाज का नेतृत्व ही है। राजनीति पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए ही बनाई गई है। बात साफ है कि नेत्रवान, नयनवान, न्यायवान राजनीति ही देश और समाज के हितों की रक्षा कर सकती है। तो न्यायशील नेतृत्व चाहिए, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है आर्थिक न्याय की। अर्थव्यवस्था ही वास्तव में राष्ट्रीय व्यवस्था है। आर्थिक हितों को न्याय संगत बनाए रखने के लिए ही राजनीति की आवश्यकता है। सारे झगड़े मौलिक रूप से आर्थिक ही हुआ करते हैं। आर्थिक कारण कहीं ना कहीं सभी झगड़ों में रहता है। तो सभी विवादों को सुलझाने के लिए नियमों की जरूरत है, नीतियों की जरूरत है, और न्यायालय के निर्णयों की भी जरूरत है। तो नियम नीति निर्णय ये तीनों न्याय संगत हों, इसके लिए अपने देश की संपूर्ण राजनीति पवित्र होनी चाहिए। राजनीति मौलिक रूप से अर्थनीति कहो। अर्थनीति पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर होती है। तो राष्ट्रीय व्यवस्था को एक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तो राजनीति को अर्थनीति ही मानते थे। राजनीति शास्त्र उन्होंने जो लिखा उसको अर्थशास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। और चाणक्य का अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि उस अर्थशास्त्र में कोई न्याय संगतता जैसी बात नहीं है, और इसी वजह से 2500 साल के सभी प्रयोग उन तमाम ऐसे ही भारतीय और गैर भारतीय जो अर्थशास्त्र चल रहे थे उन्हीं पर आधारित रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था सभी देशों की चौपट रही। तो एक न्यायशील अर्थशास्त्र की वास्तव में जरूरत है, ताकि न्यायशील अर्थव्यवस्था अथवा न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था बन सके।
अब न्यायशील अर्थव्यवस्था क्या होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इसी विषय पर कमलेश बिंद जी ने एक प्रश्न किया है। वो शायद मुंबई में रहते हैं और उनका प्रश्न है, त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में सभी श्रमिकों को लाभांश में तृतीयांश समान रूप से मिलेगा या श्रमिकों को प्रति घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा? सामाजिक उद्यम और त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, ये उनका प्रश्न है। यहां पर प्रश्न में त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था की बात आई। त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था, वास्तव में कोई भी अर्थव्यवस्था त्रिकोणीय ही होती है अगर उसको ईमानदारी से देखा जाए, सच्चाई के साथ। सच्चाई ये है कि किसी भी आर्थिक उद्यम में उत्पादन के लिए, उस उद्यम को लगाने के लिए और उत्पादन प्रारंभ करने के लिए 3 प्रकार के साधनों का विनियोग करना पड़ता है। उसमें एक साधन है श्रम का, दूसरा साधन है पूंजी का और तीसरा साधन राजकीय सुविधाओं का, फैसिलिटीज का। तो श्रम तो श्रमिक लगाता है, पूंजी पूंजीपति लगाता है और सुविधाएं राजकीय होती हैं, सरकारी होती हैं। तो किसी भी उद्यम में ये 3 भूमिकाएं स्पष्ट रूप से होती हैं और तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी एक को भी हटा देने पर उत्पादन रुक जाएगा। श्रमिक हटा लो, केवल पूंजी और सरकारी सुविधाएं नियोजित कर दो, कोई उत्पादन नहीं होगा। पूंजी हटा लो, वहां पे श्रमिक और सरकारी साधन लगा दो, कोई उत्पादन नहीं होगा। और सरकारी साधन हटा दो कि सारा हवा, पानी, बिजली, सड़क, स्टेशन, बाजार, ये सब क्या है? सरकारी। तो ये सभी चीजें अगर हटा दिए जाएं तो श्रमिक और पूंजीपति क्या करेंगे? सरकार कहेगी हमारी सड़क से मत गुजरना, तो माल कहां से ले आओगे? सरकार कहेगी कि हमारे राष्ट्र की भूमि इस्तेमाल मत करना, तो फैक्ट्री कहां लगाओगे? सरकार कहेगी कि हमारे देश के बाजार में अपना माल मत बेचना या वहां से कोई कच्चा माल मत उठाना, तो क्या पूंजीपति और श्रमिक मिलके ये व्यवस्था कर लेंगे? नहीं, किसी न किसी राष्ट्र में ही उनको रहना पड़ेगा। तो राजकीय ये सारी सुविधाएं, सेवाएं लेनी ही पड़ेंगी। इनको हटा देने पर उद्यम नहीं लगेगा, ये भी पक्का है। उसी तरह से ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो लेकिन पूंजी ही ना हो तो क्या होगा? हवा, पानी, सड़क, सब जमीन सब उपलब्ध हो लेकिन पूंजी ना हो कि आप उस पे जमीन पे भवन बना सकें, उस भवन में मशीनें लगा सकें। कैसे करेंगे? पूंजी के बिना आपको कच्चा माल नहीं मिलेगा, पूंजी के बिना श्रमिक भी कहो ना आए, कहेगा तुम तो कुछ वेतन भी नहीं दोगे, तुम्हारे पास पूंजी है नहीं, तो कैसे करोगे? तो इसका मतलब पूंजी ना हो तब भी नहीं चलेगा। पूंजी मौद्रिक होती है, मूल रूप में पूंजी मौद्रिक है। फिर उस मौद्रिक पूंजी से आप जमीन खरीद लो, मशीनें खरीद लो, भवन बना लो, हर प्रकार की चीजें खरीद के और लगा दो, तो मुद्रा से तो सब हो जाता है, सारे संसाधन परचेज हो जाते हैं। तो मौद्रिक पूंजी ही मूल पूंजी होती है, लेकिन उसके जरिए फिर बाकी सभी चीजें अर्जित की जा सकती हैं। फिर अब तीसरा पक्ष हुआ श्रमिक का। अब ये खूब पूंजी लगी हो, मशीनें लगी हो, सब कुछ हो, हवा, पानी, बिजली सब लगा हो, सरकारी सुविधाएं सब लगी हो,
लेकिन श्रमिक एक भी ना हो तो इसे चलाएगा कौन? इसका चलाने वाला संचालक मंडल को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना? फिर कोई मैनेजर बनाना पड़ेगा, फिर कुछ इसमें क्लरिकल कैडर के लोग भी लगेंगे, फिर कुछ इसमें शारीरिक श्रम करने वाले भी लगेंगे। तो किसी भी काम को संपन्न करने के लिए, किसी भी उद्यम को चलाने के लिए 4 प्रकार के श्रमिक लगते हैं। आज की भाषा में कहें तो प्यून, क्लर्क, मैनेजर, डायरेक्टर। अब सामाजिक भाषा में कहें तो शारीरिक श्रमिक, शारीरिक श्रम लगाने वाले, मानसिक श्रम लगाने करने वाले, और भावनात्मक श्रम वाले, और चेतनात्मक श्रम वाले। ये 4 समाज में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से सबल लोग जो फिजिकल श्रम कर सकते हैं, दूसरे जो मेंटल, लिखा पढ़ी के सब काम कर सकते हैं, हिसाब किताब, दिमागी कोई भी चीज। तीसरे जो प्रबंधन संबंधी, भावनात्मक लाइजनिंग जिनकी अच्छी होती है, जो भावनात्मक रूप से कमजोर है वो व्यवहारिक अच्छा नहीं होता, मीठा नहीं बोल पाता। तो जो मधुर व्यवहार नहीं कर सकता वो लोगों से काम नहीं ले सकता, चीजों को व्यवस्थित नहीं, सारा प्रबंधन। प्रबंधन माने क्या है? प्रकृष्ट रूप से सबको बांधे रखना, जोड़े रखना, मिलाए रखना, प्रबंधन। तो मैनेजमेंट, मैनेजर भी चाहिए। केवल मानसिक क्लर्क लगा के तो काम नहीं चलेगा। और शारीरिक श्रम करने वाला कोई ना हो तो यहां की बोरी वहां कौन रखेगा? गड्ढा कौन खोदेगा? यहां की फाइल उठा के उधर बंडल कौन ले जाएगा? पानी कौन भर के स्टोर करेगा? कोई भी सामान उठाना, रखना, फिजिकल कोई भी जो जरूरी चीजें हैं कैसे करेंगे? तो फिजिकल लेबर इज रिक्वायर्ड, मेंटल लेबर इज रिक्वायर्ड, देन इमोशनल लेबर इज रिक्वायर्ड, देन स्पिरिचुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। अब स्पिरिचुअल लेबर क्यों चाहिए? डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है? जो डायरेक्शन दे सकता है, दिशा दे सकता है। ये मैनेजर से ऊपर होता है डायरेक्टर। आजकल दोनों मिलाकर भी एक पोस्ट बना लेते हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं उसको, लेकिन वो ठीक नहीं। मैनेजर ही डायरेक्टर बनेगा, लेकिन अगर तनख्वाह ज्यादा देने की क्षमता ना हो तो मिक्सचर भी एक ही आदमी, फिर तो एक ही डायरेक्टर रख दो, वही मैनेजर भी रहेगा, वही क्लर्क भी रहेगा, और वही अपना फाइल भी उठा लेगा। पीर पुजारी बिस्ती माली सबको एक ही लगा दो, ठीक ना? इसका मतलब ये हुआ कि श्रमिक तो ये चारों लगते ही। कोई भी छोटा सा भी आप ऑफिस खोलिए तो उस ऑफिस में भी ये चारों लगेंगे, प्यून टू डायरेक्टर। तो प्यून, क्लर्क, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सीधे सीधे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या है? आत्मिक जो दृष्टिकोण जिसका डेवलप हो गया है वही लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, दिशा दे सकता है। और जिसके ज्ञान चक्षु ही अंधे हैं, उसको दिखता ही नहीं है, तो किस दिशा में ले जाएगा नेतृत्व करके? डायरेक्टर माने नेता, नायक, न्यायकर्ता, नियम बनाने वाला, नीतियां देने वाला, माने विधायक, मंत्री, न्यायाधीश, ये डायरेक्टर के पद हैं सब। इनके दिशा निर्देश में ही पूरी दुनिया चलती है या पूरा उद्यम चलता है। तो ये श्रमिक तो इसमें चारों लगेंगे ही। तो श्रम, पूंजी और सुविधाएं सरकारी, माने श्रमिक, पूंजीपति और सरकार, ये 3 जो है अनिवार्य रूप से सभी आर्थिक उद्यमों में लगते हैं। ये हुई एक सही सटीक बात। द ट्रू एंड रियल इकोनॉमी इज ऑलवेज ट्रायंगुलर। एक ये ट्रायंगल बनता है,
तो दिस इज ऑलवेज ट्रायंगुलर, इसका शेप ही ट्रायंगुलर है। 1 2 3 ये 3 इसके एंगल। अब ये श्रमिक पूंजीपति सरकार, तो इस ट्रायंगुलर में हमेशा 3 लोग रहेंगे और इन तीनों की अपनी अपनी मजबूत स्थिति है। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए ये तीनों एंगल जरूरी हैं, ये तीनों पक्ष जरूरी हैं और तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक भी एंगल हटाओ उद्यम ध्वस्त हो जाएगा। अब बात साफ है कि जब आर्थिक उद्यम में ये 3 ही होते हैं तो इधर उधर की बातें क्यों बताएगी? अर्थशास्त्र नहीं बताता है 5 साधन होते हैं उत्पादन के, ना ना, 3 ही होते हैं। कोई बता रहा है श्रम पूंजी व्यवस्था साहस, अरे भूमि श्रम पूंजी व्यवस्था साहस, ऐसे कई नाम गिना रहे हैं, ना ना, वो भैया भूमि सब राज्य की ही है, पूंजी जो है वो मौद्रिक है, और व्यवस्था और साहस ये सब क्या बातें हैं? अब कोई कहे कि इसमें बनियान भी लगेगी, एक साधन कि जो आदमी आता है बनियान पहन के आता है। अरे तो साहस एक बनियान की तरह है, उसको अलग से कहां लिख रहे हो अर्थशास्त्र में? लेकिन अब तक के अर्थशास्त्री इतने लीचड़ थे कि उनको छोटी छोटी बात भी समझ में नहीं आता। हमारे एडम स्मिथ से लेकर अभी तक के अर्थशास्त्री जितने भी हैं, और वही वो कॉलेज में पढ़ा भी रहे बेचारे, पीएचडी भी इस पे कर लेते हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी बात स्पष्ट नहीं रहती, उसी गोला घमेला में घालमेल करते रहते हैं। क्यों? अगर आप बेईमान हैं तो बेईमानी आपको कुतर्क कराती है, तो ये कुतर्क है। अब श्रम और व्यवस्था, अरे भैया व्यवस्था भी प्रबंधक मैनेजर वो भी एक श्रम ही है, मैनेजर भी एक श्रमिक ही है, और मैनेजर को मालिक बनाना चाहते हो इसलिए तुम अलग कर दे रहे हो प्रबंधन को। और साहस, साहस बता रहे पूंजी लगाएगा फिर साहस अलग से। अरे तो साहस तो श्रमिक भी लगा रहा है, तो पता नहीं वेतन दोगे कि नहीं, हिम्मत तो जुटा के आया है, ऐसा तो है नहीं कि एडवांस में वेतन दिए दे रहे हो। साहस तो सबका लगता है भैया, तो इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है? सरकार भी साहस कर रही है कि तुमको बिजली दे रही, पता नहीं बिल चुकाओगे कि नहीं, तो पूंजीपति ही केवल साहसी होगा। तो ये सब नौटंकीबाजों ने अनेक प्रकार के कुतर्क रचे और अनेक प्रकार के उसमें साधन लिख दिए। वास्तविक साधन 3 होते हैं, और ये तीनों साधन प्राय सभी को ज्ञान है। श्रम लगेगा, पूंजी लगेगा और राजकीय सुविधाएं लगेगी। तो श्रमिक, पूंजीपति और सरकार 3 इसके पक्षकार होंगे, और तीनों इस उद्यम के समान रूप से मालिक होते हैं, क्योंकि विनियोजक माने मालिक होगा। श्रम का विनियोग करने वाला श्रमिक, पूंजी का विनियोग करने वाला पूंजीपति, और सुविधाओं का विनियोग करने वाली सरकार, राज्य। तो बात साफ हो गई। इस उद्यम में 3 मालिक होते हैं, 3 विनियोजक होने के नाते जो विनियोजक है उसे मालिक होते हैं। लेकिन श्रमिक ने विनियोग किया तो उसको विनियोजक ना माना। तुमने पूंजी विनियोग, पूंजी कहां से ले आए? तुम बड़े चालाक हो। ये जो श्रमिक काम किया, उपार्जन किया, एक श्रमिक कोई पत्थर उठा लाया, उसको गढ़ा, गढ़ करके वो 2 रुपए के पत्थर को एक मूर्ति में गढ़ दिया, और वो मूर्ति 2000 रुपए की बिकी। अब आप बीच में टपक पड़े, आप बोले कि ये जो देखो देखो देखो, ये पत्थर जो है हमारा है। अब श्रमिक चौंका कि पृथ्वी पर तो हम भी पैदा हुए थे, अचानक ये पृथ्वी के पत्थर तुम्हारे अकेले के कैसे हो गए? लेकिन श्रमिक घबरा गया उस गुंडे के सामने।
उस मवाली ने कहा जो फालतू भटक रहा था, उसने जबरन आके पत्थर पे कब्जा कर लिया और कहा पत्थर का मूल्य शून्य था, और उसने आगे कहा पत्थर हमारे नाम रजिस्ट्री है। देखो, तो कुछ लोगों ने सारी संपत्तियों पर इस तरह से रजिस्ट्री प्राप्त कर ली, और इसी से अब बोले कि तुमको हम यही देंगे 1800 रुपए का पत्थर, और 1800 का क्यों दोगे, इसका कोई कारण नहीं। पत्थर का मालिक ये भी है, अगर इस दुनिया में पत्थर है तो दुनिया में दो लोग हैं तो दोनों मालिक हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने इस तरह से बदमाशी करी, रजिस्ट्रियां बना ली, फिर उसके बाद 1800 रुपए आपसे ले लिए। 2000 का जब बिका तो अब वो पत्थर तो 2 रुपए का भी बिक सकता था, पत्थर 2 रुपए का भी नहीं था। दरअसल प्राकृतिक सभी संसाधन सबके हैं, इसे कह दो कि सरकारी है। पूरी प्राकृतिक हवा, पानी, बिजली, पत्थर, नदी, पहाड़, जंगल सब क्या है, सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक जो है वो सार्वकारिक है, माने सरकारी है। लेकिन एक ने, किसी ने रजिस्ट्री इसकी बना ली, नियम फर्जी बना दिए गए रजिस्ट्री के। फिर उसने कहा कि ये देखो हमने खरीदा है, हमारी है जमीन, पूंजी हमने लगाई, उसी को पूंजी बताने लगा, और आपसे बोला कि आप जो है ये 200 रुपए ले लो, और 2000 में से 1800 रुपए उसने ले लिए। मेहनत इसने की, और उसने कहा कि पत्थर उसका है। अब 1800 रुपए उसने ले लिए। फिर इस 1800 में से उसने जाके दूसरी जगह दूसरी जमीनें कैप्चर कर ली, पत्थर कैप्चर कर लिए, और कहा कि अब ये हमारा। दूसरे लोग आए, उनको ही इसी तरह फांस लिया। तो सही नेतृत्व न होने के कारण ये तीनों साधन में से जो गुंडा बन गया इसमें, वो इस उद्यम का मालिक बन गया। फिर बाद में हंसिया हथौड़ा वाले गुस्सा हो गए, श्रमिक वर्ग गुस्सा हो गया। उसने कहा पूंजीपतियों को मारो यार, ये तो बदमाश है, जबरन हमसे वसूल रहे हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया में मारकाट मचाई। चीन में मारकाट, जर्मनी में मारकाट हुआ, फ्रांस में मारकाट हुआ, रूस में हुआ। रूस में लेनिन स्टालिन लोगों ने तमाशा मचा दिया, इनको सबको कुतर दिया। तो राज्य और ये कुछ लोग मिलकर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके और लोगों को मुर्गा बना रहे, तो उन लोगों ने इनका बैंड बजाया। लेकिन इसमें खून खराबा बहुत हुआ, तो ये भी ठीक नहीं है। तो सब अपने ही भाई। तो इसमें यह कहा गया कि भैया, दूसरी तरफ एक घटना इसमें और हुई कि जब उन्होंने उनको मार के और पूंजी हथिया ली, तो पूंजी के बल से स्टेट भी कब्जे में आ गया। तो जो हंसियां हथौड़ा छाप लोग चले थे, वो सब पूंजी भी कैप्चर कर लिए, और फिर बाद में स्टेट भी हथिया लिए, राज्य भी। फिर एक तरफा हो गया। अब उसमें पूंजीपति कौन है और श्रमिक कौन है और सरकार कौन है, ये सब गठबंध हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंटवारा कैसे होगा। अब इसका मालिक कौन है। तो फिर वही स्थिति आ गई क्या कि जो लोग सरकारी पदों पर चले गए वो सरकार बन गए, और जो लोग फिर इस उद्यम में रह गए वो पुनः गुलाम हो गए। तो जहां जहां ये हंसियां हथौड़ा की क्रांति हुई, वो सब सरकारी पदों पे चढ़ बैठे। तो घुमा फिरा के स्थिति फिर वहीं चली गई। पहले जैसे एक भामाशाह अकेले जाके स्टेट को राणा प्रताप की मदद करके राजा बनवा देता है। राज्य उखड़ भी जाए जिसका, तो अकेला एक सेठ राजगद्दी पे बैठवा देता। पूंजीपति की महिमा देखो।
अभी भी देखो जितनी पार्टियां हैं, कोई ना कोई सेठ ही इनको उठा के बैठाया गर्दी पे। अब पता कर लो, समझ जाओगे। जितनी भी राजनीतिक दल है, इनके पीछे आप देखोगे तो ये फ्रंट में नहीं आते वो लोग। इनके सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करो या इनका वही खाता चेक करो तो पता चल जाएगा कि हु इज बिहाइंड देम। जब आप इनको चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये भी किसी न किसी सेठ के कब्जे में है सब। और पार्टी कब्जे में है तो पार्टी ही सत्ता में आएगी कभी न कभी। तो वो लोग सत्ता में आ गए, मान उन्हीं की चलेगी क्योंकि पार्टी उनकी कब्जे में। तो इस तरह से जैसे पूंजीपति सब कब्जा कर लेता था राज्य को अपनी मुट्ठी में करके, उसी तरह से श्रमिकों ने मार कूट के पूरी दुनिया में क्रांति करी और वो कम्युनिस्ट कहलाए। हंसिया दौड़ा का चिन्ह लगाया और दे कुटाई माओवादी कुटाई कर रहे, आतंकी बन गए और बस सूट दे, खूब मारकाट हुआ। तो उससे कोई हल निकला नहीं। और आप ये भी मत समझो कि केवल यही कम्युनिस्ट ही मार काट रहे, ऐसा नहीं। इसका और पिछला इतिहास देखो तो कोई गजनी, गौरी और तैमूर और ये भी क्या कोई कम्युनिस्ट थे? कौन थे? ये कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर ये क्यों मार काट मचा रहे थे? चलो, तब सिकंदर कोई कम्युनिस्ट था? तो मार काट केवल कम्युनिस्टों ने किया ऐसा नहीं है। पहले ये राजतंत्र जो है ना, ये भी यही धंधा करता है। ये भी बाकी अपने प्रतिद्वंदियों को मार मार के और उनकी पूंजी हथियाता रहता है और खजाना ही लूटा जाता है। खजाना माने क्या? जोर से बोलो। पूंजी, पूंजी हुआ ना। तो गजनबी क्या लूटने आया? 1400 ऊंट में क्या ले गया जो इतिहास में लिखा है? पूंजी। दूसरे मुगल लोग क्या लूटे? पूंजी। अंग्रेज लोग क्या लूटे 200 साल भारत को? पूंजी। तो लूटपाट तो एक ही चीज की होती है। इसीलिए हमने कहा राष्ट्र जो है वो अर्थव्यवस्था ही होता है। चाहे तुम कम्युनिस्ट बन के बदमाशी करो, चाहे तुम सिकंदर बन के बदमाशी करो राजा बन के, और चाहे तुम सेठ बन के करो, बात एक ही है। हथियाओ भी पूंजी, हथियाओ भी पैसा। इसीलिए ग्रामीण लोग तो कहते हैं कि दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा पकड़ो सब कब्जे में आ जाते हैं। एक और कहावत है, पुराने जमाने में लोग कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि लठ तैयार करो, भैंस माने पूंजी अपने आप आ जाएगी। लेकिन बाद में उल्टा भी हो गया कि जिसकी भैंस उसका लठायत। बोले लठायत तो तैयार ही हो जाएंगे, भैंस पालो। भैंस की पूंजी है तो दूध पिला पिला के सब ताकतवर बलिष्ठ बन जाएंगे लठायत। बाहुबली तैयार हो जाते हैं अगर पैसा हो। किसी का बाहुबल काहे से चल रहा है? पैसे से। कोई भुखमरा बाहुबली ना। एक दिन बाहुबल दिखाए तो पुलिस कूट डालती है पहले दिन उसको। और पैसे वाला कोई बाहुबली बना फिरे तो पुलिस वाले भी नमस्ते करके निकलते, सलाम ठोकते हैं, नमस्कार चमत्कार करते हुए आते जाते हैं। और पुलिस क्या, चलते ही मंत्री भी नमस्कार करके निकलते हैं। पूरी दुनिया में सब एग्जाम्पल सामने हैं बहुत सारे। तो आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी कुछ नहीं होती, कोई कम्युनिज्म नहीं होता, कोई एम्पीरियलिज्म नहीं होता, कोई कैपिटलिज्म नहीं होता। फिर क्या होता है? करेंसी। आज पूरी दुनिया मौद्रिक नीति से चलती है। अब कुछ भी नहीं करना आपको,
और देखो हम बता रहे हैं सीधा सीधा, आप केवल इस पूरी दुनिया में मुद्रा माने करेंसी को आजाद कर दो, सारा जगत आजाद हो जाएगा। कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं, कोई माओवाद की जरूरत नहीं है। अभी हमने कम्युनिस्टों से एक अपील जारी की थी फेसबुक पर। हमने कहा कि केवल रेपो रेट खत्म करवा लो, इतना हथियार गोला बारूद क्यों चला रहे हो चारों तरफ? रोज मारकाट, पुलिस को मारो, पुलिस तुमको मारे, ये सब काम करने की क्या जरूरत है? आतंक फैला रहे हो पूरी दुनिया में, अपने ही बाल बच्चों को मार रहे हो, अपने ही क्षेत्र के देश के नागरिकों को मार रहे हो, तो ऐसी मूर्खता क्यों? समस्या तो दूसरी है। आतंकी पुलिस को मार रहे, पुलिस आतंकी को मार रहे, लेकिन दोनों पागल बने हुए हैं, ये बात दोनों को पता नहीं। पुलिस अपने को मरवा रही और वो लोग अपने को मरवा रहे हैं और मार, दोनों मार रहे हैं, और दोनों पागल। कैसे पागल हैं? इनको पता ही नहीं कि चक्कर दूसरा है। वो वहां जो आजकल रेपो रेट लगा रहता है ना, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं, आरबीआई रेपो रेट छोड़ो का आंदोलन चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? आरबीआई रेपो रेट छोड़ो, रेपो रेट हटा दो और सभी नागरिकों का खाता डायरेक्ट रिजर्व बैंक में खोलो, सीधे रिजर्व बैंक। और ये सब खुला हुआ खाता माना जाए, किसी को खोलने नहीं आना है। जितने भी नागरिक हैं आधार कार्ड के द्वारा सभी आप क्लिक करिए, एक ऐप बना दिया जाए, सब चेक करें, उनका खाता उसमें दिखेगा, पहले से ही खुला हुआ रहे, जन्मतः अपने आप खुल जाया करें बिना नागरिक के आवेदन के। आवेदन की जरूरत नहीं, नागरिक है इससे मुद्रा की उसकी जरूरत पड़ेगी। और बस आप वहां रेपो रेट खत्म हुआ और पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी। और इस पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र विकसित हुए हैं अब तक, वो रेपो रेट गिरा के ही विकसित हुए हैं। देखिए आज भी जो अधिक विकसित राष्ट्र हैं उनका रेपो रेट आज भी डाउन। आप गूगल करके देखें, कई राष्ट्रों के जो भले राष्ट्र हैं उनका रेपो रेट नीचा होगा। चीन का विकास जो पिछले 10,000 साल में नहीं हुआ था, वो मात्र 10 साल में हो गया। जो 10,000 साल में उनकी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हुई थी, राष्ट्र विकसित नहीं हुआ था, भुखमरी, गरीबी अनादिकाल से है उनके पास। उनको जैसे ही समझ में आया उन्होंने रेपो रेट गिरा दिया। अभी भी उनका रेपो रेट जो है काफी नीचे है, शायद 2 के आसपास हो सकता है। अभी लेटेस्ट गूगल करना पड़ेगा, देखिए। देखिए भारत का रेपो रेट बढ़ाते बढ़ाते दुनिया में सबसे ज्यादा तक गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने कांग्रेसियों के, और वो कहां पहुंचा दिया रेपो रेट? दर्जनों बार बढ़ाया है, लगातार रेपो रेट बढ़ता रहा। अटल जी के टाइम पे थोड़ा गिराया गया, फिर बाद में एकदम जंप मरवा दिया। फिर क्या हुआ? जब रेपो रेट बढ़ा तो फिर से लोग गरीब होने लगे, अर्थव्यवस्था फिर डामाडोल होने लगी। सारी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, तबाही, कर्जे में आत्महत्या, विदेशी ऋण, एफडीआई, विदेशों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को कैप्चरिंग, विदेशी ऋण, देशी ऋण, इस सारे ऋण के बोझों के नीचे ये दबे हुए हैं। और मात्र रेपो रेट के कारण सरकार भी दबी हुई है बोझ से और जनता भी दबी हुई है बोझ से। और चंद बदमाशों ने, ये पूंजीपतियों का इतना भयावह गठजोड़ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो पूंजीपति नहीं है, दरअसल अपराधी है। सामान्य पूंजीपति ये हरकत नहीं करे, वो तो अपना ठीक है, आप काम करिए, बिजनेस लगाइए, उद्योग लगाइए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ कल्प्रिट टाइप के घुसे रहते हैं, वो ये हरकतें करते हैं।
रेपो रेट लगाने का कहीं कोई आधार नहीं बनता। हमने आरबीआई को 10 साल से हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये लगाते काहे के लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई ग्राउंड नहीं। दे डोंट हैव एनी लॉजिक बट दे आर इम्पोजिंग इट। व्हाई? और लॉजिक दुनिया को क्या बताते हैं? दुनिया को मूर्ख बनाते हैं। वो कहते हैं रेपो रेट लगा के महंगाई हम कम करते हैं। ना ना ना, इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं। रेपो रेट का मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का रेपो रेट से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। वो स्फीति की दर कहते हैं हम गिरा रहे हैं महंगाई, उसमें ब्याज की दर बढ़ा के, रेपो रेट बढ़ा के। ना ना, रेपो रेट ये जो फालतू ब्याज की दर है इसका कोई लेना देना नहीं। मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई धन होता ही नहीं जिस पर आप ब्याज ले सको। मुद्रा एक वैकल्पिक साधन मात्र है, विकल्प है किसी संपत्ति का, तो स्वयं वो धन नहीं, वो विकल्प मात्र है। मुद्रा छाया की तरह है, छाया है, माया है, जादू है। और आप इस जादू की छड़ी को ठीक से घुमा दो, पूरी दुनिया धन्य हो जाएगी। सारी बदमाशी की जड़, सारी गरीबी, सारी भुखमरी, सारी बेरोजगारी इस रेपो रेट में फंसी हुई। तो इस तरह से पूंजी को दुर्लभ बनाने के लिए रेपो रेट लगाई जाती है, समझ गए, ताकि लोगों को लिक्विडिटी ना प्राप्त हो और ये जो है अपना बिजनेस ना शुरू कर सके। लिक्विडिटी, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी दे आर इम्पोजिंग रेपो रेट। There is no other reason behind it. They are just going to control your resources. Capital controlling authority, ताकि कैपिटलिस्ट की अपनी जो निजी पूंजी है उसका मूल्य पैदा हो सके और वो घर बैठे हजारों करोड़ का प्रॉफिट अपनी कंपनी में प्राप्त कर सके। क्यों? प्रॉफिट कब होता है? जब बगल में दूसरा कोई बेचने वाला ना, नहीं तो माल जितने का बनता है उतने का ही बिकेगा। प्रॉफिट तब क्रिएट होता है, प्रॉफिट अपने आप में बेईमानी है। अब आपको एक घटना बताएं कि जब भारत में 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था आंदोलन, उसी समय यूरोप में पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट चल रहा था। यूरोप और अमेरिका के लोग अब ये बात समझ गए हैं कि समस्या प्रॉफिट की है, न कि भ्रष्टाचार की। तो पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वहां शिक्षा बढ़ गई है। तो वो समझने लगे भारत में भी शिक्षा कम है, तो जो 1-8% जो पढ़ा लिखा है वो धूर्त है, दुष्ट है। तो वो दुष्टता बस कभी कोई सही बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी समझता नहीं, इसे समझ जाता है। नहीं भी समझ रहा हो तो जब बताओगे तो समझ जाएगा तुरंत। शिक्षित आदमी बुद्धिमान होता है, वो समझ जाएगा। लेकिन जब वो बुद्धिमान होकर वो बेईमान हो तो फिर वो इन गलत बातों के मामले में चुप्पी साध लेता है। ध्यान तो जाता है, समझ भी जाता है, लेकिन मुंह सिल लेता है, मुंह पे पट्टी बांध देता है और चुप रहता है, सब कुछ चुसवाता रहता है। क्योंकि थोड़ा बहुत चूसने का माल उसके पास भी आता रहता है, वो भी कहीं थोड़ा बहुत बैंक में पैसा डाले हुए तो उससे उसको मिल जाता है कुछ 10-20 हजार रुपए ब्याज के रूप में। तो ब्याज, किराया, लाभ, ये तीनों बेईमानी के देन। नहीं तो मकान पर किराया नहीं मिलेगा। आप रेपो रेट खत्म करिए, मकान पर, दुकान पर किराया मिलना बंद हो जाएगा, जमीन पर किराया मिलना बंद हो जाएगा। ये जमीन जो किराए से उठाते हो, कोई 5,000 रुपए बीघा, कोई 10,000 रुपए बीघा जमीन किराए से उठाए हुए भाई। जमींदार पहले जमीन पे कब्जा कर लेता है, फिर उसे किराए से उठाता है। किराया क्यों मिलता है? क्योंकि रेपो रेट लगा है। इसको प्रॉफिट क्यों हो रहा है? किसी भी उद्यम में प्रॉफिट तब होता है जब आप रेपो रेट लगा। तो जितनी कंपनियां ये प्रॉफिट शो कर रही हैं, आप ना मानो तो रेपो रेट हटवा के देख लो, प्रॉफिट शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये उसको कहते हैं मंदी। इनका मंदी का मतलब ये मत समझना कि सामान सस्ता बिक रहा है,
ये रिसेशन जब बोलते हैं तो उसको ये मत समझना बेईमानों के द्वारा मंदी काल घोषित किया जाता है। अभी जैसे ही रिसेशन पीरियड बोलते हैं उसको, हमेशा ध्यान रखें उस समय इनका प्रॉफिट रेशियो गिरा रहता है। ये बात बताते नहीं, मंदी बोलते हैं, जनता सुनती मंदी का है, सामान तो महंगा बिक रहा है। इनका दरअसल प्रॉफिट रेशियो गिर जाता है। ये कब गिर जाता है? जब रेपो रेट डाउन हो जाता है। रेपो रेट डाउन था तो इनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने कई बार लगातार रेपो रेट बढ़ाया। अब आप सोच लीजिए 0.5% बढ़ाने से कई हजार करोड़ का फर्क पड़ता है। मात्र 0.25%, 1% बढ़ाने में 4 बार लगा देते हैं, लेकिन बढ़ाते जाते हैं और अपने लोगों का जेब भरते रहते हैं। आम जनता भोली भाली कहां समझेंगे? कितने लोग हैं जो अर्थशास्त्र पढ़े हैं, और कितने अर्थशास्त्र पढ़े हुए उनको ये बात पता है? अर्थात किसी को नहीं। एक मुश्किल से हजारों में एक आध, लाखों में एक आध कोई चालाक वर्ग जो इकोनॉमिस्ट है वो ये सब जानता है, तो उसी ये सारी लीला को रचता रहता, सारी दुनिया को गुलाम बना लेता है। एक कमरे में बैठ के, एक कुर्सी पे बैठ के पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता है इस मुद्रा की पॉलिसी के द्वारा, रेपो रेट के द्वारा। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये कार्यक्रम है। इसीलिए आप अंग्रेजों को खदेड़ते हैं, वो लोग आपका आरबीआई पकड़ लेते हैं। आज भी आरबीआई पर कब्जा है अंग्रेजों का। आज भी आप उनकी अनुमति के बिना वहां कुछ हिलते डुलते नहीं, तो झूठे स्वतंत्र हैं आप। वो चले जाएंगे, आप सोचते चले गए ना, उनके अदृश्य हाथ हैं, वो सब रखे रहते हैं वहीं, आप गुलाम ही रहेंगे। रेपो रेट ही गुलामी का सूत्र है। इसलिए भैया पूरी दुनिया से हमारा निवेदन है कि ये रेपो रेट हटवा लो अगर आजादी चाहते हो। आजादी के 4 फार्मूले: भूमि पर लगान, टैक्स, कोई शुल्क, किराया, मुद्रा पर ब्याज, शुल्क, किराया, कुछ भी नाम से दो, वसूली, एक शब्द में कहो। भूमि पर वसूली, बंधक बना के भूमि को रखा, मुद्रा को बंधक बना लिया, हथकड़ी बेड़ी जकड़ दिया, फिर उसके बाद राजकोष कैप्चर कर लिया, उसका खून पीते रहे, फिर विधान को कैप्चर कर लिया। ये 4 चीजें हैं जो आपको गुलाम बनाती हैं। अंग्रेज गुलाम नहीं बनाते, ये 4 चीजें गुलाम बनाती हैं। इन चारों पे जो बंधन लगता है, हथकड़ी बेड़ी लगती है, वो आपको गुलाम बनाती है। तो भूमि, मुद्रा, कोष, विधान है स्वतंत्रता की पहचान। इन चारों को आजाद कराओ और दुनिया से आजादी पाओ। एक ही फार्मूला है। आप बाकी आजादी का आंदोलन चलाते रहिए, आप थक जाएंगे और गुलाम बने रहेंगे। मारकाट भी करते रहेंगे, मारकाट की जरूरत नहीं। बस इनमें भी सबसे प्रधान बात यह है कि अभी अगर तात्कालिक राहत चाहिए तो रेपो रेट हटा दो, तुरंत हो जाएगा, आप आजाद। भूमि भी ठिकाने लग जाएगी अपने आप, राजकोष भी ठिकाने लग जाएगा। राजकोष कैसे ठिकाने लग जाए? अगर ये रेपो रेट हट जाए तो हर आदमी कैपिटल से युक्त जाएगा, स्वरोजगार से युक्त हो जाएगा, बेरोजगारी 100% समाप्त हो जाएगी। रेपो रेट जैसे जैसे बढ़ती है बेरोजगारी अपने आप बढ़ती है। रेपो रेट जैसे जैसे गिराओगे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी। कितना अद्भुत है। रेपो रेट घटाने से बेरोजगारी घटती है, रेपो रेट बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ती है। 80% बेरोजगार पहले है, इसका मतलब 80% खून पिया जा रहा है रेपो रेट के द्वारा। तो आप इसे समझ लें, रेपो रेट गिराओगे तो उसी अनुपात में बेरोजगारी गिर जाएगी। तो हमने ये बताया आपको कि दरअसल मोनोपोली क्रिएट करने के लिए पूंजीवाद लाना है तो आप रेपो रेट पकड़ लो, अपने आप पूंजीपतियों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। राजा भी भीख मांगेगा इनसे। आज हर पार्टी यहां समझो राजा है और ये सब भीख मांग रही उन्हीं से, उन्हीं का चंदा चढ़ोतरी ले लेके सब हजारों करोड़ रख लेते हैं, पर उनका एहसान जिंदगी पर अपने मालिकों को चुकाते हैं। इसीलिए हमने ये न्याय धर्म सभा बनाई। क्या जो इस तरह का कोई चंदा चढ़ोतरी किसी ऐसे जो तमाशबीन है इनका लेने की जरूरत नहीं।
सामान्य नागरिक, इसका प्रचार प्रसार भी ऐसे आराम से करो, जल्दी नहीं, कुछ कितने दिन में पहुंचोगे तुम वहां। सरकार जब बननी हो बन जाएगी, चिंता मत करो। जनता को बस सही बात बताते रहो, जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन अपने आप ही इसके अलावा किसी को वोट ही नहीं दी। न्याय धर्म सभा के अलावा दूसरे लोगों को, नेताओं के घर के लोग भी उनको वोट नहीं देंगे, एनडीएस को देंगे। क्यों? समझ का विस्तार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य न्यायप्रिय प्राणी है। बदमाशों के घर का आदमी भी इस बात को समझता है कि बदमाश है। तो इसलिए और सज्जनों के घर का आदमी जानता है कि नहीं ये सज्जन ही, तो ये सबको पता होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो हर प्रकार इनमें तीन में से जो मोनोपोली बना लिया आपने, श्रमिक ने मोनोपोली बना लिया, पूंजीपति ने मोनोपोली बना लिया, या सरकार ने मोनोपोली बना लिया, तो क्या होगा? ये तीनों बातें की है, क्योंकि तीनों सब अपना अपना कैप्चर करने वाली है। घटना एक ही घटी, 5% मालिक, 95% गुलाम। मोनोपोली इसमें तीन में से चाहे जिसकी हो जाए, घटना एक होगी, परिणाम एक होगा। कौन सा होगा? कि 5%, 1 से 5%, 1 से 5% मालिक और 95 से 99% आदमी तक गुलाम। वो आपको कहेंगे नौकरी ले लो, रोजगार नहीं, रिसोर्स को रोजगार कहते, संसाधन होता है रोजगार का मतलब, नौकरी नहीं। जब भी बदमाश वर्ग आएगा तो आपको नौकरी ऑफर करेगा। भाजपा ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, लालू की पार्टी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, और सत्ता में आराम से आते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया वो चल रही है। रोजगार देंगे ऐसे नहीं बोलते, रोजगार भी बोलेंगे, अगर बोल जाएंगे शब्द तो उसका अर्थ नौकरी ही रखेंगे, रिसोर्स नहीं। दे विल नॉट प्रोवाइड यू रिसोर्स, और रिसोर्स देना नहीं उनको, सिर्फ रेपो रेट हटाना। रिसोर्स जनता को खुद मिल जाएगा, रिसोर्स जनता के पास हमेशा रहता है। रेपो रेट के द्वारा वो रिसोर्स निरर्थक हो जाता है। क्यों? कोई भी बिजनेस, कोई भी आर्थिक कार्य बाजार पर आधारित होता है। बाजार क्रय विक्रय पर आधारित होता है, क्रय विक्रय मुद्रा पर आधारित होता है, मुद्रा रिजर्व बैंक पर आधारित होता है, रिजर्व बैंक रेपो रेट पर आधारित होता है। इस तरह से बेईमानी की श्रृंखला चलती है। और रेपो रेट पर आधारित रिजर्व बैंक समाप्त करो, शुद्ध रिजर्व बैंक बनाओ, शुद्ध केंद्रीय बैंक लिखो, रेपो रेट मुक्त बैंक बनाओ, सबका खाता नागरिकों का वहीं खोलो। हर नागरिक अपना लिक्विडिटी स्वयं प्राप्त करके असरलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या है? किसी भी मूल्यवान संपत्ति को आप वहां उसका पेपर दीजिए और उसके बाजार मूल्य तक सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का ख्याल रखते हो, उतना प्लस माइनस करके, और उतनी आप उसको, अगर कोई चीज, कोई संपत्ति है जिसका मूल्य गिरना नहीं है और वो 1 करोड़ की है, तो आप 1 करोड़ रुपए का पेपर वहां सबमिट करके और आप 1 करोड़ रुपए लेके अपना बिजनेस कर सकते हैं। उस पर ना कोई ब्याज, ना कहीं कुछ शुल्क, ना कोई जरूरत, और किस्त भी लौटाना अपनी मर्जी पर है। अगर इस संपत्ति का मूल्य है, आप हजारों साल मत लौटाइए। देखिए, पूंजी उपलब्ध हो गई, अब करोड़ रुपए का वो अपना मशीन लाके लगा देगा, अपना खुद प्रोडक्शन अपने घर में करेगा, अपनी माने खुद की लगाएगा फैक्ट्री, लघु उद्योग, और खुद उसको चलाएगा। और किसी टाटा बिरला की फैक्ट्री में क्यों जाएगा? तो उन टाटाओं बिरलाओं की जितनी भी पूंजियां हैं, या तो उस पर काम करेंगे खुद, और या फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो फैक्ट्री बंद करेंगे तो जो प्रॉफिट होना है वो खत्म हो जाएगा। तो लीला समझ रहे? किसी के पास कोई संपत्ति नहीं है, तब भी लिक्विडिटी मिल जाती है। कैसे? आप प्रोजेक्ट बना लीजिए कि आप एक ये होटल बनाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, दुकान बनाने जा रहे हैं, जिसका ये कीमत होगा, आप उसका प्रोजेक्ट बना के दीजिए। ये जैसे जैसे बनता जाएगा, ये अपने आप कीमती बाजार मूल्य वाला हो जाएगा। आप इसे बनाते जाइए और वहां से आपको रिम्बर्स होता रहेगा लिक्विडिटी, और इसी का पेपर वहां लगा दीजिएगा। जिसके पास कुछ नहीं है संपत्ति, वो भी लिक्विडिटी प्राप्त कर सकता है, ऐसे रचना के द्वारा, निर्माण के द्वारा, उसी पैसे से।
अब आप देखिए, अब आप दुकान अपनी खोल लीजिए, पैसा एक भी नहीं था, दुकान आपकी बन गई, आप बैठिए कल से बिजनेस कीजिए, रेस्टोरेंट बन गया, आप करिए कल से काम। और नहीं तो किसी दूसरे का किराया से लेंगे, वो कहेगा 1 लाख रुपए किराया लगेगा, और 1 लाख रुपए आप कमाइए, उसको चुकाइए। अब वो सिर्फ उसका मालिक पूंजी का बना बैठा है, और आप चूंकि बना नहीं सकते, वहां लिक्विडिटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि वहां खाता नहीं खोल सकते आप, वहां से लिक्विडिटी पाने का आपको अधिकार समाप्त है, वो लिक्विडिटी देते नहीं है बाजार। आरबीआई बनाया है, बैंक है, एंड दे डोंट ओपन द अकाउंट्स। जनता का खाता ही नहीं खोला जाता, जनता का खाता खुला और तमाशा मचा। हम बहुत दिनों से आग्रह कर रहे हैं आरबीआई को, जनता का खाता तो खोलो। अभी सुबुगाहट आएगी थोड़ी बहुत, बार बार रिमाइंड करने से थोड़ा बहुत कभी कभी वो गूंजते हैं। तो एक दिन खबर आई थी कि अब ये जनता का सीधे खाता आरबीआई खोलेगी, अभी सुनाई दिया था न्यूज। लेकिन वो बात बोलते रहेंगे तो जल्दी करेंगे क्यों? ये सारे के सारे कल्पित हैं, बहुत शातिर लोग हैं, और जनता जानती नहीं। आम जनता को क्या मालूम इतना बड़ा रहस्य? आम जनता इतना अर्थशास्त्र वैसे टिपिकल सब्जेक्ट है, दर्शन से भी ज्यादा कठिन है, आपके वैज्ञानिक फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा कठिन है। फिजिक्स केमिस्ट्री को आप समझ लेते हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर चटमट करके देख लेते हो, लेकिन ये तो बहुत सूक्ष्म है, बड़ी दूरदर्शिता चाहिए। दर्शन शास्त्र पढ़ने जैसा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट दे डोंट टीच यू। 1% स्टूडेंट्स आर नॉट देयर इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक्स। नहीं है इकोनॉमिक्स के फील्ड। क्यों? ये सब पढ़ाया ही नहीं जाना पसंद किया जाता। दर्शन और अर्थशास्त्र वो ना पढ़ाएंगे। अब आप देख लीजिए, ये सारी झंझटें उन्होंने आपके लिए इसलिए कर रखी हैं कि मूर्ख पर ही वो गुलामी थोप सकते हैं। जनता को हम कहते हैं तुम जानकार और जानकारी के द्वारा जागरूक बनो, फर्जी जागरूक नहीं कि तुम हो करने वाले जागरूक बन गए, वो वाला जागरूक नहीं चाहिए। जानकार बनो, समझदार बनो। जैसे जैसे तुम समझोगे तुम्हारी गुलामी टूट जाएगी। तुम्हारी गरीबी, भुखमरी, तबाही, बेघरी, बीमारी, इसका सब का मूल कारण गलत राष्ट्रीय नीतियां, गलत आर्थिक नीतियां, और उनमें सबसे मुख्य है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ये ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तीन जो हैं पक्षकार हैं अर्थशास्त्र के, तीनों इस तरह से इनकी मोनोपोली ना बनने पाए, तीन में से किसी की भी। इसका ख्याल रखोगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा। पूछा प्रश्न ये गया है कि क्या श्रमिक को प्रति घंटा या श्रमिकों को लाभांश में तृतीयांश समान रूप से दिया जाएगा या प्रति घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। देखो, श्रमिक वास्तव में किसी उत्पादन में, उद्यम के जितना पूंजी लगी है उतना निकाल के रख दिया। श्रमिक का कैसे तय करोगे कि कितना देना है? श्रमिक को कैसे तय करोगे? प्रति घंटा भी कैसे तय करोगे देना है? मुश्किल है। अब निकल जाएगा। कैसे? कि आप जितना भी उत्पादन में जो खर्च आया है उसको निकाल दो, पूंजी को ज्यों का त्यों कर दो। फिर इसके बाद सरकारी खर्चा भी जो हुआ हो पूंजी से ही गया होगा, उसे काट दो। अब जो बचा वो क्या है? जो बचा वो केवल एक पक्ष बचा। अब सरकार गई और ये चले गए, सरकारी जो खर्च था वो निकल गया और पूंजी जो खर्च हुई थी वो निकल गया। अब जो बचा वो श्रमिक का। दरअसल बात तो ये है, वास्तविक बात तो ये है कि तीनों कमजोर हुए थे, तो जितना जिसमें कमी आई, ये काम कर रहा था, इसका खाना पीना कपड़ा सब घिसा, उसकी पूंजी घिसी, तो तीनों चीजें घिसी थी, सरकार की सुविधाएं घिसी, तो तीनों खर्चे निकालने हैं, तीनों खर्चे को जोड़ करके ही उत्पादन हुआ है। तो विक्रय से जो भी प्राप्त हुआ है उसको आप पूंजी की भरपाई कर दो,
सरकारी खर्चे की भरपाई कर दो, जो भी सुविधाओं का बिल पे कर दो, और फिर क्या बचा? जो बचा वो श्रमिक का पक्ष बचा। तो श्रमिक को उसके चाहे श्रम घंटे के अनुपात में बांट दो, अथवा उसके द्वारा प्रति यूनिट कोई जैसे ऐसी चीज है, निर्माण की कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो उसमें प्रति यूनिट प्रोडक्शन, अगर आपको लगता है कि आवारागर्दी करता है श्रमिक, टाइम खराब करता है, तो ऐसे श्रमिकों का जो ठीक से श्रम नहीं करते उनका आप प्रति यूनिट उत्पादन पर आधार, उनका वर्क डन, वर्क प्रोडक्ट के आधार पर उनका वेतन तय कर सकते हो, इतना बनाने पर इतना, और बाकी श्रम घंटे के आधार पर भी तय कर सकते हो। और अगर सामाजिक हो तो श्रम घंटे के ही आधार पर कर दो, जो अकर्मण्यता बरतता है उसको ड्रॉप कर दिया करो, दूसरा श्रमिक लगा दो। तो ये तो सामान्य सी बात है। ये हुआ, ये कब ऐसा होगा? जब सामाजिक उद्यम लगा दोगे। तो ये हटा दो, ये समाज बचा, और इसे ये श्रमिक का है, इसे दे दो। अब दूसरी तरफ देखो कि श्रमिक का मान लो पहले से आपने तय कर लिया वेतन मजदूरी, तो अगर पहले से तय करते हो तो उसका तरीका ये है कि आप औसत मध्यम स्तरीय आर्थिक जीवन स्तर, औसत मध्यम स्तर आर्थिक जीवन उसका कैसे हो, जितने में मध्यम स्तरीय जीवन वो जी सके, जितने धन से, उसका एक पैरामीटर बना लो, साइंटिफिक मेडिकली तय कर लो कि इसका क्या क्या घिसता है, कितना इसको जरूरत पड़ती है, उतना उतना सब तय कर लो, और उस आधार पे औसत मध्यम दर्जे के जीवन स्तर का एक न्यूनतम मजदूरी का विधान बना लो, और उतना पे करना है, और इनको सबको जो पे किया जाता है उसको भी जोड़ दो, पूंजी जो खर्च हुई उसको जोड़ दो, सरकार को जो बिल पे किया हो, टैक्स पे किया उसको जोड़ दो, और इनको जोड़ करके और वस्तु का उत्पादन का मूल्य तय कर लो, और बाजार में उसी रेट पे बेचो, उससे नीचे पर मत बेचो। अब क्या होगा? ये अपना सारे लोगों को उचित मजदूरी मिल जाएगी, एक तरीका ये है। और या फिर वो खर्चे निकाल दो, जो बचता है उसे श्रमिकों में बांट दो प्रति श्रम घंटे के दर से, या वर्क प्रोडक्ट की दर से आपने बांट दिया, अब वो सब संतुष्ट है। ये न्यायोचित व्यवस्था होगी। और अगर श्रमिक को पहले से तय कर दिया है तो उसका पेमेंट कर दिया, तीनों की जो लागतें हैं इनको घटा दो, और फिर उसके बाद जो बचता है उसे लाभ या हानि कहोगे, उसे भी 3 समान भागों में बांट दो। तो 1/3 श्रमिक को दे दो, 1/3 पूंजीपति को दे दो, 1/3 सरकार के खाते में जमा कर दो, राजस्व में। तो लाभ हो चाहे हानि हो, तीनों को बांट दो। माइनस माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा सबके खाते में, प्लस प्लस जाएगा, लाभ हुआ है तो उसमें चला जाएगा। तो ये है तरीका। अब ये बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोग जब इसे समझ जाएंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, मजा भी आएगा, और इसका उपयोग भी कर पाएंगे। और ये सारी त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था, इसे स्थापित नहीं करना पड़ेगा, आप केवल रेपो रेट हटा दो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था त्रिकोणीय हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक। क्यों? त्रिकोणीय होती है तो 3 लागतें और 3 लाभ अथवा हानि, ये तीनों लागतों को बांट दो जो लागतें लगी हैं, और फिर होने वाले लाभ हानि को समान रूप से बांट दो तीनों पक्षों के हित में, उनके बैंक खातों में जमा कर दो। ये है वितरण की व्यवस्था। सामाजिक उद्यम बहुत ज्यादा इससे अलग नहीं है, हल्की सी एक आध नीतियां उसमें भिन्न है, बाकी त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था उसमें भी लगती है। और जब आप इसको समझेंगे बहुत मजा आएगा। ये इतना सुंदर है, जनता समझ जाए तो जिस दिन भारत की जनता समझ जाएगी उसी दिन सरकार से रेपो रेट हटवाया जा सकता है, और सरकार में जो है वो ना हटाए तो न्याय धर्म सभा को वोट दें और न्याय धर्म सभा इसे हटा दें। न्याय धर्म सभा जिस दिन आएगी उसी दिन रेपो रेट को 0 कर दिया जाएगा, अगर केंद्र में बहुमत से आती है तो रेपो रेट उसी दिन 0 कर दिया जाएगा, और कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, कोई गरीब नहीं बचेगा, और 1-1 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी। तो इसी आधार पे हमने कहा था कि 1-1 करोड़ रुपए की कैपिटल क्रेडिट न्याय धर्म सभा के जीतते ही सभी लोगों को, हर नागरिक को प्राप्त होगी।
हर नागरिक का खाता उसमें हो जाएगा आरबीआई में, 1 करोड़ की क्रेडिट खाता रहेगा। उस 1 करोड़ को जितनी भी आप वहां पे पेपर जो सबमिट करोगे सिक्योरिटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी के बेरोजगार रहने, किसी के गरीब रहने, किसी का शोषण होने की, शोषण भी उसी से होता है। क्यों? उन्होंने, किसी ने आपको मकान किराए से दिया, अब आप उसे किराया चुका रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए तक किराया जा रहा है। ये किराया क्यों देना पड़ रहा है? क्यों? आपके पास कैपिटल हो तो उस कैपिटल से आप बना लें, आप मकान के लिए वहां मकान बनाना शुरू कर दीजिए और वहां से उसी को लिक्विडाइज करा लीजिए और आप मकान बना लीजिए 10-20 लाख का और उसमें आराम से रहिए। आप किराया क्यों दे रहे हैं? लेकिन जब रेपो रेट हटे तब तो ये किरायाखोरी रुकेगी। तो किरायाखोर, लाभखोर और ब्याजखोर, ये सारे ये शोषक वर्ग हैं। और ये शोषण में इसलिए सफल है क्योंकि रेपो रेट लगा। और जिस दिन रेपो रेट शून्य हो जाए, ये लोग सोचते हैं ये जो साहूकारी प्रथा चल रही है गलत है ना। साहूकारी प्रथा भी इसी वजह से चल पा रही है क्योंकि रेपो रेट लगा। रेपो रेट हटाओ, साहूकारी प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई बैंक, प्राइवेट बैंक खोलना ही पसंद नहीं करेगा। रेपो रेट जब तक लगा है वहां पे तभी तक ये प्राइवेट बैंक चलेंगे, और नहीं तो सशुल्क सेवा करने के लिए वो शुल्क लेंगे, वही चलेगा। ब्याज खोर एक भी बैंक नहीं मिलेगा, 1 पैसे का ब्याज किसी को नहीं मिलेगा। तो साहूकारी प्रथा, सूदखोरी प्रथा, ब्याजखोरी प्रथा ये शून्य हो जाएगी जिस दिन आप रेपो रेट को शून्य करें। सारी समस्या की जड़ वही टिकी हुई अर्थव्यवस्था की अभी फिलहाल। तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए हमने कहा कि एनडीएस के द्वारा ये बताई जाने वाली बातें जितनी जल्दी जनता को पहुंचा दी जाएं, समझना कठिन नहीं है, समझ तो सब जाएंगे ही, और इनका खून पीना रुक जाएगा। जितने श्रमिक वर्ग, जितना 3 हड्डी वाले हैं, 1, 2, 3, इनकी 3 हड्डियां ऐसे दिखती रहती हैं चेहरे की, इनकी गरीबी बता रही है कि इनका शोषण बहुत हुआ है और जाने हजारों वर्षों से ये शोषण हो रहा है। तो इनके शोषण को 100% रोका जा सकता है ऐसी आर्थिक नीतियों के द्वारा जो न्यायशील हो। फिलहाल ये आंसर इसका समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। और हम लोग पुनः इस पर बात करते रहेंगे। बहुत सी बातें, 111 प्रस्ताव हैं न्याय धर्म सभा के, और 111 न्याय प्रस्तावों को धीरे धीरे क्रियान्वित किया जाना है। आप सबको इसमें सहभागी होने की जरूरत है। लोग जैसे जैसे सहभागी होंगे, जीवन अच्छा बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, और पूरी दुनिया में एक न्यायशील व्यवस्था आए, देश में आए, जनता का उद्धार हो, नागरिकों का उद्धार हो, शोषण रुके, 1 से 5% आदमियों की बदमाशी रुकेगी और 95 से 99% आदमी तक की गुलामी टूट जाएगी, शोषण टूट जाएगा, गरीबी टूट जाएगी, बेरोजगारी टूट जाएगी। सारा जगत रो रहा है। ये कोरोना की महामारी भी इसी वजह से, ये भी एक तिकड़म के जरिए ही लोगों को फंसाने के झंझट है सब। ये पारस्परिक संघर्ष, फिर जो शोषक वर्ग है वो आपस में करने लगता है, तो एक दूसरे को मिटाने, एक दूसरे को कमजोर दबा कैप्चर करने के चक्कर में ये सब एक वेपन की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली ये समय के साथ साफ हो जाएगा। अभी तो लोग इसे वायरस की महामारी ही समझ रहे हैं, ये एक्चुअली महायुद्ध है। अब महायुद्ध के पूरे माहौल बने हुए हैं, और ये महायुद्ध इसीलिए छेड़ा जाता है ताकि वो आपस में भी, जो शोषक वर्ग है वो भी परस्पर प्रतिद्वंदी होता है, तो एक दूसरे को मिटाने के चक्कर में वो भी लगा रहता है। तो इसलिए वो महायुद्ध छेड़ते रहते हैं। जरूरत है कि आप सभी लोग जानकार, जागरूक बने, और इसे नियमित रूप से हर संडे को ये कार्यक्रम चलता है 8 से 9, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करें, इसको शेयर भी किया करें और जन जन तक पहुंचाएं, जागरूक बने और बनाएं, और न्यायशील विश्व का निर्माण करें। बस आज ही।